महाविद्यालय भरोखन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो काल के बारे में, काल क्या है, काल के कितने भेद हैं, और उसमें से मैंने आपको वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। अब उसके बाद जो है आपको भविष्य काल के बारे में मैं आज इस वीडियो में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो बच्चों, भविष्य काल भविष्य में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि कार्य जो है वो भविष्य में होगा, उसे हम जो है भविष्य काल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं पढ़ूंगा, राधा जाएगी, बालक खेलेगा। अब यहाँ पे 3 वाक्य आपके समक्ष मैंने रखा। मैं पढ़ूंगा, जो मेरे द्वारा पढ़ने की क्रिया है वो भविष्य में होगी। राधा जाएगी, राधा के द्वारा जो जाने की क्रिया है वो भविष्य में होगी। बालक खेलेगा, बालक द्वारा खेलने की क्रिया जो है वो भविष्य, आने वाले समय में भविष्य में होगी। इसके लिए ये सभी वाक्य जो है वो भविष्य काल के तहत आते हैं। उसके बाद है सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य जो है वो वह क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा यह बोध होता है कि क्रिया जो है वो भविष्य में होगी। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, मैं जाऊंगा, दूसरा है सचिन पढ़ेगा। यहाँ पर इन वाक्यों में मेरे द्वारा जो जाने की क्रिया है एक सामान्य रूप उसका है। सामान्य रूप से यह बतला रहा है कि मेरे द्वारा जो जाने की क्रिया है वह आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होगी। और सचिन के द्वारा जो पढ़ने की क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा यह ज्ञात होगा कि सचिन द्वारा जो पढ़ा जाएगा, पढ़ने की क्रिया संपन्न की जाएगी, वह भविष्य काल में अर्थात आने वाले समय में होगी। इसके लिए यह सामान्य भविष्य के अंतर्गत जो है वो आता है। उसके बाद है संभाव्य भविष्य। संभाव्य संभाव्य भविष्य क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह ज्ञात हो
कि क्रिया के भविष्य में क्रिया के होने की संभावना है, ऐसी क्रिया के रूप को जो है हम संभाव्य भविष्य के अंतर्गत जो है वो रखते हैं, संभाव्य भविष्य के अंतर्गत जो है वो जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संभव है कल सचिन कल विद्यालय संभव है सचिन कल विद्यालय जाए। यहाँ पे सचिन के विद्यालय जाने की संभावना व्यक्त की गई है। जब इस तरीके की क्रिया हमारे समक्ष आती है तो ऐसी क्रिया को हम संभाव्य भविष्य के अंतर्गत जो है वो जानते हैं। उसके बाद है हेतु मत भविष्य, हेतु मत भविष्य क्रिया का वह रूप है जहां पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर जो है वह निर्भर करता है। एक क्रिया जो है वह जब तक दूसरी क्रिया नहीं होगी तब तक वह क्रिया जो है संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वह क्रिया जो है अगली क्रिया पर आधारित होती है। इसके लिए इस तरीके की क्रिया को हम हेतु मत भविष्य के तहत जो है वो रखते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। अब यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। एक क्रिया जो है वो आने की क्रिया है और दूसरी क्रिया जो है यहाँ पे जाने की क्रिया है। तो हेतु मत भविष्य में जो है वह एक क्रिया जो है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। तो यहाँ पे अगर वह आएगा तभी जो है वह मेरे द्वारा जाने की क्रिया संपन्न होगी। इसके लिए यह क्रिया जो है इस क्रिया पर आधारित है। इसलिए यह वाक्य जो है हेतु मत भविष्य के तहत आता है। दूसरा देखिए इसी तरीके से, जैसे वह कमाए तो खाए। अब यहाँ पे भी दो क्रियाएं हैं, एक जो है वो कमाना और दूसरा खाना। तो यहाँ पर भी ये क्रिया जो है उस पे आधारित है। जब उसके द्वारा जो है वो कमाने की क्रिया संपन्न होगी, धनोपार्जन होगा, तब जो है उसके द्वारा खाने की क्रिया जो है वो संपन्न होगी। इसके लिए एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर आधारित है। इसलिए इस प्रकार के वाक्य जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है वहां पर जो है हेतु मत भविष्य काल होता है। अब आपका जो है वो काल भाग 2 जो है वो समाप्त हुआ। मैं इसी वीडियो में आपको जो है वो प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और विशेषण की अवस्थाओं के बारे में मैं जानकारी आपको प्रदान करता हूं। जैसे प्रविशेषण आप प्रायः देखते होंगे, आपके समक्ष जो है प्रविशेषण आता है। प्रविशेषण
प्रविशेषण से पहले हम विशेषण पे आना चाहेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं, आपको ज्ञात होगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहां भी प्रविशेषण है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण उसे कहते हैं कि जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। आप इस तरीके से ज्यादा समझेंगे। जैसे आप पढ़िए इस वाक्य को, मोहन अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे मोहन संज्ञा है और अच्छा जो है इस संज्ञा की विशेषता को यह शब्द बतला रहा है, इसके लिए यह भी जो है वो विशेषण है। तो यह जो है यह इसमें जो है अच्छा शब्द विशेषण है। लेकिन प्रविशेषण क्या है कि जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत मैंने लिखा था, बहुत अच्छा, तो इस अच्छा शब्द जो विशेषण है यहाँ पे उसकी विशेषता को यह बहुत बतला रहा है, इसलिए बहुत जो है वो प्रविशेषण है। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। तो जैसे राधा तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे राधा के द्वारा दौड़ने की क्रिया किस तरीके से हो रही है? तेज। जो दौड़ना क्रिया है, यहाँ पे दौड़ना क्रिया है, इस दौड़ना क्रिया की विशेषता को यह तेज शब्द जो है वो बतला रहा है। इसके लिए यह जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो है वो ये तेज शब्द है। तो आप जो है फर्क जाने होंगे क्रिया विशेषण और प्रविशेषण में। प्रविशेषण जो है वो विशेषण की विशेषता को बतलाता है और जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। यही दोनों में फर्क है। और उसके बाद जो है विशेषण की अवस्थाएं थोड़ा सा देख लीजिए। विशेषण की अवस्था जो है, एक है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब कोई शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है और उसे उसी तरीके से ज्यों का त्यों सामान्य रूप से लिखा जाता है, वहां पर जो है विशेषण की मूल अवस्था होती है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। यह जो है यह विशेषण की मूल अवस्था है। जब विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे ज्यों का त्यों हमारे सामने रखा जाता है, हमारे सामने ज्यों का त्यों आता है, तो वह जो है विशेषण की मूल अवस्था है। लेकिन उत्तरावस्था वह है जब हम किसी 2 व्यक्तियों में अथवा 2 वस्तुओं में तुलना करते हैं और तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो वह विशेषण की जो है उत्तरावस्था है। जैसे
मोहन सचिन से अच्छा है। मोहन और सचिन दोनों की तुलना की गई। यहाँ पे तुलनात्मक जो है वो विश्लेषण होता है उत्तरावस्था में। मोहन और सचिन की तुलना की गई, उसमें जो है मोहन सचिन से अच्छा है। यह जो है यह विशेषण की उत्तरावस्था है। जैसे रमेश सुरेश से श्रेष्ठतर है। रमेश और सुरेश की तुलना यहाँ पे की गई है, तो रमेश को जो है सुरेश से श्रेष्ठतर बतलाया गया है। यह विशेषण की उत्तरावस्था है। और जो मूल उत्तमावस्था है, जो उत्तमावस्था है वो दो या दो व्यक्तियों अथवा दो या दो वस्तुओं में जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना की जाती है, और उसमें उस पूरे समूह में से किसी एक को जो है श्रेष्ठतर बताया जाता है, तो वह विशेषण की जो है उत्तमावस्था है। जैसे कक्षा में रमेश सबसे तेज है। यहाँ पे जो कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का तुलनात्मक जो है विश्लेषण किया गया, तो पूरी कक्षा में रमेश जो है वो सबसे तेज लड़का है। यह जो अवस्था है वह विशेषण की उत्तमावस्था है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे उच्च है, उच्चतर है, उच्चतम, कठिन है, कठिनतर है, कठिनतम, सरल है, सरलतर, सरलतम। इसी तरीके से हम किसी भी शब्द की तीन अवस्थाएं जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। जैसे उच्च है, उच्चतर है, उच्चतम है। ऊंचा, उससे ऊंचा और सबसे ऊंचा, इसका अर्थ हुआ। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। कठिन है, उससे अधिक कठिन है और सबसे अधिक कठिन है, इसका अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ। सरल है, सरलतर है, सरलतम है। इसी तरीके से विशेषण की तीन अवस्थाएं जो है वो होती हैं। मैं आशा करता हूं कि ये विशेषण और काल पार्ट 2 जो है आपकी समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।